नगर रचना देख ली थी। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता का आर्थिक जीवन, यानी कि कैसे वो अपना जीवन जीते थे उस समय में। वो कौन से हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय में। तो चलो शुरुआत करते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती, पशुपालन, व्यापार, कौशल्य उद्योग जैसे व्यवसाय करते थे। खेती में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों इत्यादि की खेती करते थे। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग खेती, पशुपालन, व्यापार, कौशल्य उद्योग जैसे व्यवसाय करते थे और खेती में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों इत्यादि की खेती करते थे। खेत को जोतने के लिए हल का उपयोग करते थे। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, दिल वाले बैल पालते थे। यानी कि पशुपालन करने में वे गाय, भैंस, दिल वाले बैल ऐसे जानवर पालते थे। वे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। देखो बच्चों, ये आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय भी व्यापार करते थे। यहाँ के सूती वस्त्रों मेसोपोटामिया और वहाँ के माध्यम से इजिप्ट तक जा भेजते थे। देखो ये लोगों के जो सूती के वस्त्र है वो मेसोपोटामिया और वहाँ के माध्यम से इजिप्ट तक भी पहुँचाए जाते थे, जैसा इतिहासकार मानते हैं। यानी कि ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसके बाद उनके अन्य व्यवसाय में मिट्टी कार्य, धातु काम, मडका बनाने की कला और शिल्प कला का भी समावेश है। उनके बाद ये कई अन्य व्यवसाय भी करते थे, जैसे कि मिट्टी कार्य, धातु काम, मडका बनाने की कला, शिल्प कला वगैरह जैसा का समावेश भी इसमें होता है। तो चलो अब आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। अब इस आर्थिक जीवन तो हमने देख लिया कि किस तरह से वो पैसे कमाते थे, सब करते थे। तो अब वो सामाजिक जीवन कैसे जीते थे, यानी कि अपने समाज के साथ रहकर कैसे जीवन जीते थे। तो चलो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इसी समय की प्रजा का भोजन गेहूँ, जौ, बाजरी, मटर, तिल, खजूर इत्यादि था। यानी कि ये जो मुख्य व्यवसाय उन लोगों का क्या था? कृषि और पशुपालन। तो वहाँ के समय की प्रजा का भोजन में गेहूँ, बाजरी, मटर, तिल, खजूर इत्यादि का उपयोग करते होंगे। पशुपालन के कारण उनके आहार में दूध और दूध से बनी सामग्री सम्मिलित होती होगी। सिंपल सी बात है कि पशुपालन के लिए वो गाय, भैंस का और बकरी का पालते थे पशुपालन में, इसलिए उनके आहार में दूध और दूध की बनाई हुई सामग्री भी यूज़ होती होगी। इस समय के अवशेष में मछली पकड़ने का कटिया यानी कि हुक प्राप्त हुआ है। यानी कि उस समय के जो लोग थे वो मछली पकड़ने के लिए कटिया का जो था वो हुक भी यहाँ अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। इसीलिए उनके आहार में मछली भी शामिल थी। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि उनके आहार में मछली भी शामिल होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त शिल्पियों का आकार उस समय के लोगों के पहनावे का पता चलता है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जो हमें मूर्तियाँ, जो शिल्प मिली है उसके आधार पर हमें उस समय के लोगों का पहनाव कैसा, यानी कि कपड़े कैसे पहनते थे वो पता चलता है। यहाँ एक स्त्री पुरुष दो कपड़े पहनते थे। यानी कि यहाँ के स्त्री और पुरुष दो कपड़े पहनते थे। कमर के नीचे का भाग वर्तमान में धोती की तरह और ऊपर का भाग में बाएं कंधे पर दाहिने बाएं के नीचे उपवस्त्र रखते थे। तो वहाँ क्या कहते हैं, वो स्त्री पुरुष दो कपड़े पहनते थे। कमर के नीचे के भाग में वर्तमान में धोती की तरह ही थे और ऊपर के कंधे पर जो दाहिने हाथ के नीचे है वो वस्त्र रखते थे। इस तरह से ऊपर से नीचे तक
ये लोग प्राप्य सूती के कपड़ों का भी प्रयोग करते होंगे, यानी कि वहाँ जो प्राप्त हुए सूती के कपड़े उसका प्रयोग ही पहनने के लिए करते होंगे। उन्हीं कपड़े से भी परिचित थे, यानी कि उनके कपड़े जो ठंड में काम आते उससे भी ये लोग परिचित थे। धातु तथा हाथी दांत से बनी प्राप्त हुई सुई के आधार पर अनुमान होता है कि ये लोग कपड़े की सिलाई करके पहनते थे, यानी कि वहाँ के धातु और हाथी दांत की बनी हुई सुई प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कपड़े को सिलाई करने के लिए उसका उपयोग करते थे। बाद में कपड़े पहनते होंगे, जिनसे सिलाई करते थे धातु और हाथी दांत से बनी हुई सुई से। प्राप्यः अधिक लोग बिना सिलाई का कपड़ा पहनते थे, यानी कि प्राप्त हुए अधिक लोग बिना सिलाई का कभी कपड़ा पहनते होंगे। इस समय के बाद आभूषणों में कटहर यानी कि गले का हार, हाथ में अंगूठी, कलाई में कड़ा स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे, यानी कि उस समय में आभूषण भी प्राप्त हुए थे जिनमें गले का हार, हाथ की अंगूठी, कलाई पर कड़ा जो स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। महिलाएं चूड़ियाँ, कान में कुंडल, कंदोरा, झांझर इत्यादि गहने पहनती थी। ये गहने सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। जो गहने बोले इसलिए कीमती हो गए, वो जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से में भी बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी, तांबे और कांस के बर्तन बनाते थे, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मिट्टी, तांबे और कांस के बने हुए बर्तन बनाते थे, जिसमें मिट्टी से प्याला, कटोरी, कुल्हड़, गागर, कप, कठवत इत्यादि बर्तनों का भी समावेश होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने बच्चों के लिए अनेक प्रकार के खिलौने भी बनाते थे कि सिंधु घाटी के लोग अपने बच्चों के लिए खिलौने भी बनाते थे, जिसमें पाँख वाली सीटी, घुघरा, गाड़ी, गोली, पशु पक्षी और स्त्री पुरुष के आकार के खिलौने भी थे, जो कि कितने खिलौने भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाए थे। एक तरह से देखें तो प्रजा की सर्जन शक्ति और कला कारीगरी उनके खिलौने में व्यक्त होती है। एक तरफ देखा जाए तो वो जो प्रजा थी उसकी सर्जन शक्ति थी, वो उस समय के कला कारीगर के बनाए हुए खिलौने से व्यक्त होती है। सिर हिलाते प्राणी और पेड़ पर चढ़ते बंदर की कलाबाजी खिलौने में दिखाई गई है। जो बाजू में जो चित्र दिखाया गया है वो क्या है कि वो सिर हिलाते प्राणी और पेड़ पर चढ़ते बंदर की कलाबाजी इस खिलौने में दिखाई दी जाती है। तो चलो अब आगे देखते हैं उन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन और अंतिम क्रिया क्या हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में हमें मूर्ति और मुद्राओं के जानकारी प्राप्त होती है। क्या हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन के विषय में हमें उस समय मूर्ति और उनकी मुद्राओं की जानकारी प्राप्त हुई। मूर्तियों में मातृका देवी की मूर्तियाँ को इतिहासकार ने धरती माता का प्रतीक माना है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती पूजा विशेष रूप से करते होंगे, क्योंकि धरती अन्न और पानी देती है। इसके पश्चात वे वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग देवता की पूजा, स्वस्तिक पूजा करते होंगे। क्या उसकी धार्मिक जीवन कैसा थे तो वो लोग धरती माता को पूजते थे। उसके अलावा वो वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग देवता की पूजा, स्वस्तिक की पूजा करते थे। लोथल और कालीबंगा में अग्नि पूजा के अवशेष मिलते हैं। लोथल और कालीबंगा में हमें अग्नि पूजा के भी अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मरने वालों को दफन करते होंगे और कई जगह से अग्नि संस्कार साम्य मिले हैं, यानी कि जो अंतिम क्रिया क्या करते थे वो लोग, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मरने वाले को दफन करते होंगे और कई जगह पर अग्नि के साक्ष्य में मिले हैं।
मृतक को दफनाने और उनके साथ कई वस्तुओं भी रखते थे। क्या है, जो जो जिसे वो दफनाते थे उसके साथ कई वस्तुएं भी रखते थे, जो मृत्यु के बाद पुनर्जीवन की कल्पना को दिखाई देता है। यानी कि जो मृत्यु के बाद पुनर्जीवन की कल्पना को दिखाता है। चलो उसकी लिपि और भाषा, यानी कि उनकी लिपि और भाषा क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मुद्राओं, मुद्रिकाएँ, ताम्रपत्रिकाएँ प्राप्त हुई है। उनके ऊपर रहस्यमय भाषा में उकेरी हुई लिपि बुद्ध लिखावट मिली, जबकि वह लिखावट संक्षिप्त है। मात्रा वाले अक्षर और जोड़ाक्षर मिलते हैं। इस लिपि को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन सफलता मिली है। जो उस समय में लिपि मिली थी, यानी कि जो पत्रक मिले थे, उनमें क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, उसका ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो अब आगे गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल, यानी कि गुजरात में जो हड़प्पा कालीन की सभ्यता के स्थल वो देखते हैं। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले में रंगपुर, अमदावाद जिले में लोथल, राजकोट जिले में रोजड़ी यानी कि श्रीनाथगढ़, कच्छ जिले में देशलपर, धोलावीरा, सुरकोटा, जामनगर जिले में लखाबावल, अमरा, भरूच जिले में कीम नदी के किनारे भागा तालाब इत्यादि जगहों पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के छोटे बड़े निवास मिले हैं। यानी गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता इस शहरों में बसी हुई। तो अब हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत कैसे हुआ वो देखते हैं। इतिहासकारों ने भूकंप, बाढ़, बीमारी या बाह्य आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का अंत माना है। यानी कि जो इतिहासकार है उनका मानना है कि ये जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा कालीन सभ्यता है, उनका अंत भूकंप या फिर बाढ़ या कोई बीमारी या फिर कोई बाह्य नगर से आक्रमण किए जाने पर इसका अंत हुआ है, ऐसा मानते हैं। जबकि आज भी इतिहासकारों के लिए ये संशोधन का विषय है, यानी कि अभी भी इतिहासकार है वो ये संशोधन करने का विषय है, यानी कि अभी भी वही संशोधन कर रहे हैं। तो चलो अब आगे क्या है वो देखते हैं। अब हम हमारे प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से थे वो देखने वाले हैं। ऋग्वेद और उसका अध्ययन। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमें सबको मालूम है कि हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारे 4 वेद हैं। वो कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारा प्राचीन ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडलों में 1028 प्रार्थनाएँ हैं, जिसकी सूक्ति कहते हैं। प्राचीन वेद ज्ञान का भंडार है। यह प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये सभी जो वेद है, यानी कि जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा या फिर वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। ऋग्वेद के माध्यम से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का परिचय मिलता है। यानी कि ये वेदों के माध्यम से हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का परिचय मिलता है। इतिहासकार, पुरातत्वविद इतिहास जानने के लिए प्राचीन अवशेषों के साथ ऋग्वेद का भी अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद में कई सूक्त संवाद के रूप में है, यानी कि इतिहासकार जो भी पुरातत्वविद इतिहास जानने के लिए प्राचीन अवशेषों का ऋग्वेद में अध्ययन करते थे, जो संवाद के रूप में इसमें हमें प्राप्त होता है। चलो, ऋग्वेद में प्रजालक्षी जीवन का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है उसमें हमें प्रजालक्षी जीवन का भी उल्लेख मिलता है। गण, सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी ऋग्वेद में है। सभा समिति की तुलना में छोटी संस्था थी। उसमें राज्य के प्रमुख व्यक्ति बैठते थे और राज्य की महत्वपूर्ण चर्चा करते थे तथा न्याय करते थे। हमें यहाँ समिति की तुलना में छोटी संस्था थी और वहाँ मुख्य व्यक्ति को बैठने के लिए और राज्य के महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और न्याय करते थे। समिति विस्तृत संस्था थी जो राजा का चुनाव करती थी, यानी कि समिति विस्तृत संस्था थी जहाँ राजा का चुनाव होता था। राजा की सहायता के लिए सेनाध्यक्ष और पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी, यानी कि राजा की सहायता के लिए
सेनाध्यक्ष और पुरोहित की नियुक्ति भी की जाती थी। राजा एक कार्य गणवेश्या भी था। राजा का एक कार्य गणवेश्या भी था। गणवेश्या अर्थात युद्ध, यानी कि युद्ध करना। ऋग्वेद में रावी नदी के किनारे इस 10 राजाओं के मध्य युद्ध का उल्लेख भी है। यानी कि ऋग्वेद में जो ये रावी नदी किनारे 10 राजाओं थे उसके मध्य युद्ध का उल्लेख भी है। तो चलो अब आगे देखते हैं। ऋग्वेद में आर्यों के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। हमें ऋग्वेद में से हमारे सामाजिक जीवन की अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती है। समाज की इकाई परिवार था, यानी कि समाज इकाई परिवार था। पितृ प्रधान और संयुक्त कुटुंब प्रणाली थी, यानी कि हमारे भारत देश की पहले से ये है कि पितृ प्रधान और संयुक्त कुटुंब की प्रणाली थी। समाज वर्ण और जातियों में बांटा नहीं था, यानी कि उस समय समाज वर्ण और जातियों में बांटा नहीं गया था, इसीलिए समाज में सभी समान थे। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान था। उस समय स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान रखा गया था। स्त्री स्वतंत्र भी थी। स्त्रियों को सहधर्मचारिणी कहा जाता था। यज्ञ में उपस्थित आवश्यक थी। वह पढ़ भी सकती थी, यानी कि उस समय स्त्रियां पढ़ भी सकती थी। उसमें अपाला, लोपामुद्रा, घोषा जैसी विदुषी स्त्रियों के ऋग्वेद में ऋचाएँ भी लिखी गई है। कन्या विवाह युवा होने पर किया जाता था, यानी कि कन्या को बाल विवाह नहीं किया जाता, पर जब वो युवा होती थी तब उसका विवाह किया जा सकता। ऋग्वेद में प्रकृति की पूजा का वर्णन है, यानी कि ऋग्वेद में हमें प्रकृति पूजा का भी वर्णन किया गया है। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य इत्यादि की पूजा का वर्णन मिलता है। प्राप्य की देवी उषा और साई की देवी अदिति का भी वर्णन मिलता है। हमें ऋग्वेद में से इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य इत्यादि की पूजा तथा हमारी प्रातः की देवी उषा और साई की देवी अदिति का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में गाय, घोड़ा, बैल और बैल की चर्चा कई जगहों पर हुई है। ऋग्वेद में अन्य पशुओं की तुलना में घोड़ा का अधिक वर्णन है, जो उसके जीवन में पशुपालन के महत्व को दर्शाता है। पशुओं के लिए युद्ध करना कबीलाई जीवन जीने वाले के लिए सामान्यता बात थी। संपत्ति का आधार पशुओं की संख्या पर था, यानी कि हमारे पास कितनी संपत्ति है उसके आधार हमारी पशुओं की संख्या थी, यानी कि जिसके पास पशु ज़्यादा होगी उसके पास संपत्ति ज़्यादा होगी, और पशु कम हो तो वो उसकी संपत्ति कम है, ऐसा मानते थे। पशुपालन सामूहिक रूप से होता था, यानी कि पशुपालन एक सामूहिक रूप से होता था। ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में कृषि गौण था, यानी कि ऋग्वेद अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में कृषि गौण थी। तो इसी के साथ हमारा तीसरा पार्ट खत्म होता है। थैंक यू।